रात का वो भयावह पल जब पिताजी कमरे में आए और बोले, भाभी आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। उनके शब्दों में एक ऐसा वजन था जो मेरे दिल की धड़कनों को जैसे रोक गया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, मैं डर के मारे कांपने लगी। उस एक वाक्य ने मेरे जीवन की, मेरे रिश्तों की पूरी दिशा को बदल दिया था। मुझे एहसास हुआ कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। समय बेशक सब कुछ बदल देता है, पर उस रात की वो याद, वो एहसास मेरे जहन में हमेशा के लिए अमर हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल दीपिका स्टोरी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी में खो जाने के लिए मैं आपको हेडफोन लगाने और अपनी आंखें बंद करने की सलाह दूंगी, ताकि आप हर भावना को गहराई से महसूस कर सकें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारी कहानी के सफर में शामिल हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमित के जाने के बाद मेरी दुनिया जैसे एक पल में ही वीरान हो गई थी। दिल्ली की चहल पहल वाली सड़कों के बीच भी मेरे अंदर एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। मैं प्रिया, जिसकी जिंदगी कभी रंगों और सपनों से भरी थी, अब सिर्फ एक खाली कैनवस बनकर रह गई थी, जिस पर उदासी के भूरे रंग चढ़ गए थे। अमित, मेरा पति, मेरा प्यार, अचानक एक सड़क दुर्घटना में मुझसे दूर चला गया था। उसकी यादें मेरे साथ थीं, लेकिन उसका साथ नहीं था। मैं अपने ससुराल में ही रह रही थी, जहां मेरे सास ससुर ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। उन्होंने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया, लेकिन मेरे अंदर का अकेलापन मुझे हर पल कचोटता रहता था। मेरा कमरा कभी हमारी हंसी और प्यार से गूंजता था, अब सिर्फ मेरी खामोश आहों का गवाह था। मैं सुबह उठती, अपने दैनिक कार्यों में खुद को व्यस्त रखती। नाश्ता बनाना, घर के काम करना, सास ससुर की सेवा करना, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। मैं चाहती थी कि वे कभी मेरी वजह से दुखी ना हों, इसलिए मैंने अपने दर्द को अपने अंदर ही कहीं गहराई में दफन कर दिया था। लेकिन कभी कभी जब मैं रसोई में काम कर रही होती या बालकनी में खड़ी बाहर की दुनिया को देख रही होती, तो अमित की यादें एक लहर की तरह आती और मुझे पूरी तरह से भिगो देती। मेरी आंखें नम हो जाती और मैं चुपचाप उन आंसुओं को पोंछ लेती, ताकि कोई मुझे कमजोर न समझे। घर में एक और सदस्य था, अमित का छोटा भाई राहुल। राहुल अमित से लगभग 5 साल छोटा था। वो अमित का सबसे अच्छा दोस्त भी था। अमित के जाने के बाद राहुल भी टूट गया था। उसकी आंखों में भी अक्सर उदासी की एक गहरी परत छाई रहती थी। वो एक पढ़ा लिखा, मृदुभाषी और बेहद संवेदनशील लड़का था। कॉलेज से आने के बाद वो अक्सर अपनी किताबों में खोया रहता था या कभी-कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता था। शुरुआत में हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी रहती थी। मैं उसे अपने देवर के रूप में देखती थी और वो मुझे अपनी भाभी के रूप में। हमारे बीच अमित की यादें एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ी थीं। हम दोनों ही जानते थे कि हम एक दूसरे के दुख को समझते हैं, लेकिन उसे व्यक्त करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये दीवार कमजोर पड़ने लगी। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब बेंगलोर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था, लेकिन वो अक्सर घर आता रहता था। जब वो घर आता तो माहौल थोड़ा बदल जाता। उसकी मौजूदगी से घर में एक अलग सी ऊर्जा आ जाती थी। वो अपनी माँ की मदद करता, पिताजी के साथ राजनीति पर बहस करता और कभी-कभी मुझसे भी बात करने की कोशिश करता। शुरुआत में हमारी बातें सिर्फ अमित तक सीमित रहती। हम अमित की पुरानी कहानियां साझा करते, उसकी शरारतों पर हंसते और उसकी याद में कभी-कभी आंखें नम कर लेते। एक दिन मैं बालकनी में खड़ी थी, हाथों में एक अधूरी कविता की किताब लिए। अमित को कविताएं बहुत पसंद थीं। मैं अक्सर उसकी पसंदीदा कविताओं को पढ़कर उसे याद करती थी। राहुल आया और मेरे बगल में खड़ा हो गया। उसने देखा कि मेरी आंखें नम हैं। भाभी, उसने धीरे से कहा, आप ठीक हैं? मैंने सिर हिलाया। बस अमित की याद आ गई। उसने मेरे हाथ से किताब ली और उसके पन्नों को पलटने लगा। अमित को ये कविताएं बहुत पसंद थीं। उसने कहा, उसे लगता था कि इनमें जीवन का हर रंग है। उसकी आवाज में अमित के लिए प्यार और सम्मान दोनों थे। हमने उस दिन कई घंटों तक अमित के बारे में बातें की। राहुल ने मुझे बताया कि कैसे अमित ने उसे हमेशा सही रास्ता दिखाया था, कैसे उसने उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया था।
उस दिन मुझे एहसास हुआ कि राहुल भी अमित को उतना ही याद करता है जितना मैं। समय बीतता गया और राहुल का घर आना जाना बढ़ गया। वो अब सिर्फ एक देवर नहीं रहा था, वो मेरा दोस्त बन गया था, मेरा हमदर्द। जब मैं बीमार पड़ती तो वो मेरे लिए गर्म पानी लाता, मेरे लिए काढ़ा बनाता। जब मैं उदास होती तो वो मेरे लिए नई किताबें ले आता या कभी कभी मेरे साथ बैठकर घंटों बातें करता। वो मुझे हंसाने की कोशिश करता, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। वो मेरे खाने की पसंद नापसंद जानता था, मेरे मूड को समझता था। उसकी मौजूदगी मेरे लिए एक सुकून बन गई थी। मेरे दिल में एक अजीब सी भावना पनपने लगी थी। राहुल की देखभाल, उसकी बातें, उसकी आंखों में मेरे लिए जो सम्मान और शायद कुछ और था, वो मुझे अंदर से छूने लगा था। मैं खुद को दोषी महसूस करती थी। क्या मैं अमित को भूल रही थी? क्या ये सही था कि मैं किसी और की उपस्थिति में आराम महसूस करूं, खासकर राहुल की, जो अमित का छोटा भाई था? ये विचार मुझे डराता था। मैं अपने दिल को बार बार समझाती कि ये सिर्फ एक देवर और भाभी का रिश्ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेरा दिल मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। जब राहुल घर में होता तो मैं खुद को थोड़ा हल्का महसूस करती। जब वो चला जाता तो घर फिर से खाली लगने लगता। राहुल के मन में भी यही उथल पुथल चल रही थी। मैं उसकी आंखों में अपनी परवाह देखती थी, एक ऐसी परवाह जो सिर्फ भाईचारे से बढ़कर थी। कभी कभी जब हमारी आंखें मिलती तो एक पल के लिए समय थम सा जाता। एक अनकही बात, एक अनकहा एहसास हमारे बीच हवा में तैरने लगता। वो भी शायद अपने मन में मेरे प्रति पनपते इन एहसासों से जूझ रहा था। वो जानता था कि मैं एक विधवा हूँ और हमारे समाज में ऐसे रिश्ते को स्वीकार करना कितना मुश्किल होता है। वो अमित को भी बहुत प्यार करता था और उसे डर था कि कहीं वो अमित के साथ बेवफाई न कर रहा हो। सास ससुर भी हम दोनों के बीच इस बदलती हुई गतिशीलता को महसूस कर रहे थे। माँ थोड़ी चिंतित रहती थी। उन्हें लगता था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। लेकिन पिताजी श्री शर्मा जी एक अलग तरह के इंसान थे। वे बहुत प्रगतिशील विचारों के थे। उन्होंने हम दोनों को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे अमित के जाने के बाद मैं टूट गई थी और कैसे राहुल की मौजूदगी ने मुझे फिर से जीने की एक वजह दी थी। वे हमारी खामोश आंखों में छिपे एहसासों को भांप रहे थे। एक बार दिवाली का त्योहार आया। पूरा घर रोशनी और खुशियों से जगमगा रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक उदासी छाई हुई थी। ये अमित के बिना हमारी पहली दिवाली थी। मैं सबकी खुशियों में शामिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर का खालीपन मुझे घेरे हुए था। मैं एक कोने में बैठी थी, आंखों में नमी लिए। राहुल ने मुझे देखा। वो मेरे पास आया और मेरे बगल में बैठ गया। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाभी, आप उदास क्यों हैं? उसने पूछा। बस अमित की याद आ रही है, मैंने फुसफुसाया। ये सब खुशियाँ उसके बिना अधूरी लगती हैं। राहुल ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसका स्पर्श गर्म और सांत्वनापूर्ण था। अमित चाहता था कि आप हमेशा खुश रहे भाभी, उसने कहा। वो नहीं चाहता था कि आप उसकी याद में अपने आप को खत्म कर दें। उसकी आंखों में मेरे लिए गहरी सहानुभूति थी और कुछ और भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन महसूस कर रही थी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे सारे दर्द को कोई समझ रहा है। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे जब अचानक पिताजी की नजर हम पर पड़ी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने कुछ समझ लिया हो। रात गहरी हो चुकी थी। दिवाली की चहल पहल शांत हो गई थी। सब सो चुके थे। मैं अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की से चांदनी को निहार रही थी। राहुल के साथ बिताए पल मेरे मन में घूम रहे थे। मेरा दिल अजीब सी बेचैनी से भरा था। क्या मैं गलत कर रही थी? क्या मुझे इन भावनाओं को पनपने देना चाहिए था? तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मैंने देखा पिताजी अंदर आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पिताजी इतनी रात गए मेरे कमरे में आएंगे। प्रिया, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में वो गंभीरता थी जो मुझे डरा रही थी। मैं खड़ी हो गई। जी पिताजी। वे मेरे पास आए और मेरे सामने बैठ गए। उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। उनके हाथ गर्म और अनुभवी थे। भाभी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण है। उनके ये शब्द, आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण है, मेरे कानों में गूंज उठे। मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा।
मुझे लगा जैसे मेरे सारे रहस्य, मेरे सारे अनकहे एहसास उनके सामने उजागर हो गए हैं। मैं डर के मारे कांपने लगी। उनकी आंखों में मैंने सिर्फ प्यार और सहानुभूति देखी, कोई गुस्सा या निराशा नहीं। मैं सब समझता हूँ बेटा, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हें और राहुल को देखा है। अमित के जाने के बाद तुम दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया है। मैंने देखा है कि कैसे राहुल तुम्हारी परवाह करता है और कैसे तुम उसकी मौजूदगी में फिर से मुस्कुराने लगी हो। अमित मेरा बेटा था और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी खुशी चाहता था। वो नहीं चाहता था कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी अकेले बिताओ। मेरे आंसुओं ने अपना रास्ता बना लिया। मैं चुपचाप रोने लगी। तुम अभी बहुत जवान हो प्रिया, उन्होंने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी पत्नी थी और तुम एक अच्छी इंसान हो। तुम्हें खुश रहने का पूरा हक है। और राहुल, वो भी एक अच्छा लड़का है। वो तुम्हें प्यार करता है प्रिया। ये सिर्फ देवर और भाभी का रिश्ता नहीं रहा है ना? उनका ये सवाल, उनकी ये स्वीकारोक्ति मेरे दिल को चीर गई। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का सारा बोझ हल्का हो गया है, लेकिन साथ ही एक नया डर भी पैदा हो गया था। ये डर था समाज का, लोगों की बातों का और शायद खुद मेरे दिल की अनिश्चितता का। इस रिश्ते की दिशा पूरी तरह बदल गई थी। पिताजी ने जो रास्ता दिखाया था वो एक ऐसा रास्ता था जिस पर चलने की मैंने कभी हिम्मत नहीं की थी। मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, एक ऐसा अध्याय जो उम्मीद और डर दोनों से भरा था। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत भारी थे। मैं पिताजी के शब्दों को बार बार दोहराती रही। आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। उनका मतलब क्या था? क्या वे चाहते थे कि मैं राहुल से शादी कर लूं? ये विचार मुझे एक साथ खुशी और डर दोनों दे रहा था। मैं राहुल से बचने लगी। जब वो घर आता तो मैं अपने कमरे में छिप जाती या रसोई में व्यस्त हो जाती। मैं उसकी आंखों का सामना नहीं कर पा रही थी। मुझे डर था कि अगर हमारी आंखें मिलीं तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी और मैं उसे और खुद को रोक नहीं पाऊंगी। राहुल मेरी इस दूरी से परेशान हो गया था। वो कई बार मेरे पास आया, मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर उससे दूर भाग जाती। उसकी आंखों में चोट और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। एक शाम जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी तो राहुल मेरे पीछे आया। भाभी, आप मुझसे क्यों बच रही हैं? उसने सीधे पूछा। मैं चुप रही, कपड़ों को समेटने का नाटक करती रही। मैंने क्या किया है? उसकी आवाज़ में दर्द था। क्या मैंने आपको अनजाने में चोट पहुंचाई है? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो कई रातों से सोया न हो। राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने फुसफुसाया। है भाभी, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब थोड़ी ऊंची हो गई थी। आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं, आप मुझे देख भी नहीं रही हैं। मुझे बताइए क्या हुआ है? क्या पिताजी ने आपसे कुछ कहा है? उसके सवाल ने मुझे हिला दिया। उसे कैसे पता चला? मुझे पता है भाभी, उसने कहा, जैसे उसने मेरे विचारों को पढ़ लिया हो। मैंने पिताजी को उस रात आपके कमरे से निकलते देखा था और उसके बाद से आप मुझसे दूर हो गई हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं सिर्फ उसकी आंखों में देखती रही। मैं आपको प्यार करता हूँ प्रिया, उसने आखिरकार कह दिया। उसके शब्दों ने हवा में एक कंपन पैदा कर दिया। मैं जानता हूँ ये गलत है, मैं जानता हूँ कि समाज क्या कहेगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। अमित मेरा भाई था और मैं उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने देखा है कि आपने कितनी हिम्मत से सब कुछ संभाला है। आपने अपनी खुशियों को त्याग दिया है और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी बाकी की जिंदगी अकेले बिताएं। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। प्रिया, क्या आप मुझे एक मौका नहीं देंगी? उसके शब्दों में इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी थी कि मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा। मेरा डर अभी भी था, लेकिन उसके प्यार की सच्चाई ने उस डर पर हावी होना शुरू कर दिया था। अगले दिन मैंने पिताजी से बात की। उन्होंने मुझे समझाया कि ये फैसला पूरी तरह मेरा है। उन्होंने कहा कि माँ को भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वे भी मेरी खुशी चाहती हैं। मैंने माँ से भी बात की। शुरुआत में वे बहुत परेशान हुई। उन्होंने समाज की बातें की, लोगों के तानों की बात की,
लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि मैं राहुल में अमित की परछाई नहीं देख रही हूँ, बल्कि एक ऐसे साथी को देख रही हूँ जो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, तो उनकी आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, उन्होंने कहा, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि समय वाकई सब कुछ बदल देता है। अमित की यादें आज भी मेरे साथ हैं, एक मीठी और दर्द भरी याद बनकर। लेकिन राहुल ने मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया है। हमने शादी कर ली है। ये आसान नहीं था। समाज ने बातें की, कुछ लोगों ने हमें गलत भी समझा, लेकिन हमारे परिवार ने, पिताजी और माँ ने हमारा साथ दिया। राहुल ने कभी मुझे अमित को भूलने के लिए नहीं कहा। उसने बस मुझे अमित की यादों के साथ जीना सिखाया और अपनी एक नई पहचान बनाने की हिम्मत दी। मैं अक्सर अमित की तस्वीर के सामने खड़ी होती हूँ। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं होते, बल्कि एक शांत मुस्कान होती है। मुझे पता है कि अमित जहाँ भी है वो खुश होगा कि मैं खुश हूँ। पिताजी के वो शब्द, भाभी आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण हैं, आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। अब वे शब्द मुझे डराते नहीं, बल्कि एक गहरी भावना से भर देते हैं, उस परिवार के प्यार और स्वीकार्यता की भावना से जिसने मुझे एक नया जीवन दिया। ये याद वही है, लेकिन इस याद को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया है। समय ने सब कुछ बदल दिया है और इस बदलाव में मैंने प्यार और जिंदगी को फिर से खोज लिया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी छू गई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली कहानियों को मिस न करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।